वेक्टर, न्यू टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, मैंने ये बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन जो यहाँ पे ये डिवीजन हो रहा था, ये हो रहा था डायमेंशन के बेस पर, मतलब डायमेंशन के आधार पर हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। लेकिन डायरेक्शन के आधार पर भी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। डायरेक्शन के बेस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है स्केलर और एक क्या होती है वेक्टर। देखो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक क्या होती है स्केलर और एक क्या होती है वेक्टर। और ये किसके आधार पर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है? डायरेक्शन के आधार पर। डायरेक्शन के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, एक होती है स्केलर और एक क्या होती है वेक्टर। स्केलर क्या होती है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अ फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसे डायरेक्शन की नीड नहीं होती। जैसे मास है, लेंथ है, ये क्या सब, ये जो होते हैं, ये जो सारी क्वांटिटी होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मास है, जैसे मान लो हम शॉप पे गए, हमने बोल दिया कि 2 किलो आलू दे दो, तो भाई ये थोड़ी बोलेगा कि पहले डायरेक्शन बताओ फिर मैं आलू दूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो मास क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है जिसका सिर्फ, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर। 3 लीटर दूध दे दो, तो इसमें ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या होती है? स्केलर होती है, इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, स्केलर में एग्जांपल यही ले लो। वैसे तो एक एग्जांपल इसमें वो भी ले सकते हैं, डिस्टेंस और स्पीड, ये स्केलर होती है। डिस्टेंस एंड स्पीड भी क्या होती है? स्केलर होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। वेक्टर समझो, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। जैसे देखो, पहले डेफिनेशन लिख लो। अ फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction both, जिसके पास दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, एक बार एग्जांपल लिख लो, बताऊंगा मैं कैसे होता है। एग्जांपल इसके होते हैं, एक तो वेलोसिटी वेक्टर होती है, ठीक है, और एक ले लो फोर्स भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्या होता है ये समझना है। वेक्टर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अब ये कैसे होता है? देखो, मान लो जैसे ये एक ब्लॉक है, क्या ये ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक है। अगर मैं बताऊँ इस पर एक्सेलरेशन कितने से एक्सेलरेट करेगा ये ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। नेट फोर्स बताओ। मैंने बोल दिया कि इस ब्लॉक पर 2 फोर्स लग रहे हैं 10 न्यूटन के, 2 फोर्स लग रहे हैं 10 न्यूटन के। एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन होता क्या है? F/m, फोर्स बाय मास, यही होता है एक्सेलरेशन। तो मैंने कह दिया कि 2 फोर्स लग रहे हैं 10 न्यूटन के, एक्सेलरेशन बताओ। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। फोर्स की डायरेक्शन जब तक नहीं पता चलेगी तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, अगर मान लो कि फोर्स लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं 10 न्यूटन का और इधर भी 10 न्यूटन का, तो ये नेट कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 20 बाय मास कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन ये कह दे कि ये ब्लॉक है 2 kg का, एक तो इधर लग रहा है 10 न्यूटन का और एक लग रहा है इधर इस डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0। 10 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 0। तो जब तक डायरेक्शन नहीं बताई तब तक क्वेश्चन क्या इनकम्प्लीट है। तो इस फोर्स वाले केस में डायरेक्शन की नीड होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो फोर्स क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या? एक
वेक्टर। ठीक है, एक और बताना, जैसे मान लो ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ये इधर जा रही है अपोजिट में सेम 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये बताओ यहाँ पे इनकी स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, ये भी 10 से जा रही है, ये भी 10 से जा रही है, स्पीड क्या है सेम, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है इनमें। वेलोसिटी क्या है अलग अलग, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग आएगी। स्पीड यहाँ पे सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या है अलग है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है दोनों में अलग अलग है। ठीक है, जैसे एक और मान लो ये एक सर्कल है, सर्कल बनेगा तो नहीं ढंग से, तो ठीक है रुको, सर्कल बनाइयो सही है यार, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो जो भी है। ठीक है, यहाँ पे ये बॉल है, ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे पहुंची, सेम स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आई सेम स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आई सेम स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे भी आई सेम स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ इसकी स्पीड क्या है, स्पीड यूनिफॉर्म है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, हर एक पॉइंट पर स्पीड क्या है यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी डायरेक्शन पर, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी पे भी कोई फर्क आ रहा है, वेलोसिटी भी चेंज होगी। स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, स्पीड स्केलर होती है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे स्पीड क्या है यूनिफॉर्म और वेलोसिटी क्या है नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है और वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये क्या है एक वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं। देखो एक मैं लाइन बोलता हूँ, सुनना, ठीक है। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और बोलता हूँ, कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सी लाइन कंप्लीट है ये बता दो, मैं बता देता हूँ। सेकेंड वाली लाइन कंप्लीट है, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये कंप्लीट है। जो मैंने ये लाइन बोली है, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन की नीड होती है, डायरेक्शन जब तक नहीं बताओगे वेलोसिटी के केस में तब तक वो लाइन ही इनकम्प्लीट है। स्पीड वेक्टर नहीं होती, स्केलर है, तो ये लाइन तो ठीक है, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। लेकिन जहाँ पर वेलोसिटी वर्ड यूज़ कर दिया वहाँ पर डायरेक्शन की नीड होएगी। ठीक है, तो अब ये लाइन तो गलती है वेलोसिटी वाली, तो इसे ठीक कर सकते हैं। या तो ये बोलो, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लाइन कंप्लीट है। अदरवाइज वेलोसिटी यूज ही मत करो, ये बोल दो, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये ठीक है। लेकिन जहाँ पर वेलोसिटी बोला है वहाँ पर डायरेक्शन तो बोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वान्टिटी। वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वान्टिटी। ठीक है, वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस समझ गए। वेक्टर क्या होती है, जिसके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, वेक्टर में एग्जांपल कौन कौन से ले सकते हैं, फोर्स ले लो, वेलोसिटी ले लो। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती, मास, लेंथ नहीं, वॉल्यूम, ये भी ठीक ही है वैसे तो, मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस ले लो। वेक्टर स्केलर में समझ गए। अब हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर। स्टार्ट करें? ठीक है, अभी मैंने बेसिक बताया था, अब स्टार्ट करते हैं आगे वेक्टर। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। देखो ये बेसिक है अभी जो मैं बता रहा हूँ। ये क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर वाली क्या होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे वाली क्या होती है, माइनस वाई, और ये ऊपर वाली क्या होती है, प्लस वाई। यही होती है, जेड भी होती है।
ठीक है। और देखो मान लो यहाँ पे एक बॉल है, ये क्या है, एक बॉल, ठीक है, क्या ये एक बॉल, ये इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ये एक बॉल है, ये इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। कोई बोल दे कि इस बॉल की स्पीड बताओ, इस बॉल की स्पीड बताओ, तो देखो स्पीड तो बोल दे स्पीड ऑफ द बॉल, तो ये रहेगी 2 मीटर पर सेकंड। अगर कोई बोल दे इस बॉल की स्पीड बताओ, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन ये बोलते वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी कैसे बताएंगे हम, वेलोसिटी में इसका आंसर होएगा 2 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी, है ना, वेलोसिटी केस में डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो इस तरफ जा रही है तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर जा रही है तो 2 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब जैसे मान लो एक बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है सेम से 2 मीटर पर सेकंड से, तो बोलते कि स्पीड बताओ, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी 2 मीटर पर सेकंड, कहीं भी जा रही हो स्पीड सेम रहेगी, इसमें डायरेक्शन की भी नीड नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर, वो वेक्टर है, तो इसमें तो डायरेक्शन की नीड होएगी। वेलोसिटी के केस में तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, मस्ट है। अब बोलते इस बॉल जो ये ऊपर जा रही है इसकी वेलोसिटी बताओ, तो क्या बताएंगे 2 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर बॉल कह दे नीचे जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड से ही क्या जा रही है, नीचे जा रही है, तो क्या बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अगर बॉल इधर जा रही है, मान लो ये बॉल है और ये इधर जा रही है सेम 2 मीटर पर सेकंड से, तो क्या बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड अलोंग, इधर जा रही है ना, और इसे क्या बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर बॉल बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो क्या बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड, सेम उसी से 2 मीटर पर सेकंड से अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। और अगर अंदर जा रही है, अगर बॉल अंदर जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, यही बोलेंगे, ठीक है। तो जो थे साइंटिस्ट लोग थे, वो बोले बारी बारी हम ये बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, 2 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये बोलते ही रहेंगे क्या कि 2 मीटर अलोंग जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस, ऐसा कब तक चलेगा। तो उन्होंने ना देखो इतनी लाइन को, इस लाइन को एक नाम दे दिया आई कैप। क्या नाम दे दिया, आई कैप। प्लस लगाओ चैनल को, एक ही बात है, मतलब प्लस आई कैप, ये मान लो क्या नाम दे दिया, आई कैप। मतलब अगर बॉल इधर जा रही है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो आगे से हम उसको क्या बोलेंगे, आई कैप। क्या बोलेंगे, आई कैप। तो अगर ये पूछ ले कि बॉल है एक 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, तो सिंपल आंसर हम ये भी दे सकते हैं 2 आई कैप। मीटर पर सेकंड लगाओ चाहे लगाओ, मर्जी है, लेकिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जगह हमने एक क्या यूज़ कर लिया, आई कैप। तो अगर बोल दे कि बॉल इधर जा रही है, तो इसका सीधा आंसर भी हम दे सकते हैं 2 आई कैप, ठीक है। अब जैसे वो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इस पूरी लाइन को क्या नाम दे दिया, प्लस जे कैप। तो अब बॉल ऊपर जा रही है, तो इसका सीधा आंसर क्या ले सकते हैं, 2 जे कैप, ठीक है। अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, इसका नाम दे दिया माइनस जे कैप। माइनस नेगेटिव नीचे की तरफ जा रही है ना, तो माइनस जे कैप। तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या बताएंगे, इस बॉल की वेलोसिटी क्या बताएंगे, 2 माइनस ये जे कैप, ये आगे आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। ये इतना बोलने की नीड नहीं है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, इसकी जगह सीधा क्या बोल देंगे, माइनस जे कैप, और जो स्पीड है वो तो है ही -2 जे कैप, सिंपल। इसे क्या नाम दे दिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्या दे दिया, माइनस आई कैप। तो अब अगर बॉल इधर जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या आ जाएगी, -2 आई कैप।
ठीक है, ये नहीं बोलना, इतना सीधा बोलना है -2 i कैप। इसे क्या दे दिया, k कैप। अगर जो ये बॉल है ये कहाँ जा रही है, पॉजिटिव z एक्सिस पर जा रही है, तो उसे क्या बोल देंगे सीधा ही 2z कैप, 2k कैप, सॉरी 2k कैप। ठीक है, और नेगेटिव को क्या दे देंगे, -k कैप। क्या दे देंगे, -k कैप। तो अगर नेगेटिव अलोंग नेगेटिव z एक्सिस है बॉल, तो उसे क्या बोलेंगे, -k कैप। ठीक है, तो अब अंदर की तरफ जा रही है तो क्या बोल देंगे, -2k कैप, और क्या बोल देंगे 2k कैप। अगर बाहर की तरफ जा रही है तो z एक्सिस। ठीक है, तो इन सब का यूज आगे, तो कहीं भी अगर मान लो ये दिखे आई कैप है, तो इसका मतलब बॉल क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इन सब का ये इतनी बड़ी बड़ी जो नाम थी, इनको बस ये दे दिया कि इसे क्या बोल देंगे, पॉजिटिव आई कैप बोल देंगे, जे कैप बोल देंगे, के कैप बोल देंगे, या फिर माइनस में बोल देंगे, माइनस में जा रही है बॉल तो। ठीक है, तो ये इतनी लाइन ये बोलने की कोई नीड नहीं है, सिंपल ये बोलना है 2j कैप, 2 -j कैप। ठीक है, ये तो था बेसिक। अब एक बात बताना, जैसे मान लो ये क्या है, +z -z +x -x। ठीक है, ये बॉल है, ऊपर जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से। तो इस बॉल की वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ। तो क्या करेंगे, सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा, 6j कैप, सीधा ही आएगा। ये बॉल नीचे जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, तो इस बॉल की वेलोसिटी बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा, -4j कैप। क्लियर है। इधर जा रही है, मान लो कितने से जा रही है, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। इस बॉल की वेलोसिटी बताओ, तो कितनी आ जाएगी, -10 i कैप। स्पीड, अगर स्पीड पूछ ले तो स्पीड तो सेम है। इस बॉल की स्पीड बताओ 6 मीटर पर सेकंड, इसकी बताओ 4 मीटर पर सेकंड, इसकी बताओ 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगी, वेलोसिटी तो चेंज होगी। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की नीड होती है, तो डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी वेलोसिटी में ही। ठीक है, और डायरेक्शन में हम ये नहीं बोलेंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नहीं बोलेंगे आगे से, सीधा बोलेंगे क्या, -10 i कैप या फिर 10 i कैप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, जो मेन याद करना होता है वेक्टर में, वो क्या होता है, वैल्यू नहीं पता होती, sin 30 वैल्यू नहीं पता होती, cos 30 वैल्यू नहीं पता होती। ये क्या होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंट यूज चलता है इनका, पूरी फिजिक्स में चलेगा, वेक्टर में नहीं, पूरी फिजिक्स में चलता है। तो ये तो पता ही होनी चाहिए। जो मतलब वैल्यू नहीं पता होती वो कंपोनेंट नहीं ले पाएगा, वो वेक्टर नहीं सीख पाएगा, मतलब सिंपल सी बात ये है। तो पहले तो वैल्यू पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात ये है। और छः ही है शायद, हाँ 6 ही है, बस वही तो याद करनी है, वो कर लोगे तो हो जाएंगे इजीली क्वेश्चन। एक तो साइन की करनी है और एक कोस। यार 30 डिग्री करनी है, 45 एंड 60, साइन कोस। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। ठीक है, ये तो 10th में भी सीखी है सबने। कोस इसका उल्टा ही होता है, cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2। cos 45 और साइन 45 सेम ही होते हैं, 1/√2। 1/√2। 60, cos 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, cos 30, cos 45, cos 60, ये 6 वैल्यू पता होनी चाहिए। ये पता होंगी तभी वेक्टर समझ में आएगा। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। और cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ठीक है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, होगी आती तो सबको ही होती है, बस एक बार नज़र मार लो, सिंपल सा। आगे बढ़े, ठीक है जी, आगे करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब सीखेंगे कंपोनेंट लेना।
ठीक है, जो पहला फर्स्ट स्टेप ही है कंपोनेंट लेना सीखना। ठीक है, ये जैसे मान लो ऐसा है, आपको ये वेक्टर दे दिया एक, क्या दे दिया, एक कोई वेक्टर दे दिया, जैसे मान लो कुछ भी मान लो 40 न्यूटन मान लो, ये वेक्टर है 40 न्यूटन। हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अब हम यहाँ पे ये लेते क्यों है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, न्यूटन इसलिए क्योंकि फोर्स की बात कर रहे हैं इसलिए न्यूटन लगाया, वैसे वेक्टर तो क्या सिर्फ 40 है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, क्या, एक ब्लॉक, इस ब्लॉक पर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब इस 40 न्यूटन के फोर्स को हटाकर हमें दो ऐसे फोर्स लगाने हैं जो इसकी कमी पूरी कर दे। देखो, कंपोनेंट लेने का जो मेन मकसद क्या होता है कि मतलब ये एक फोर्स लग रहा है, इसको हटा के दो फोर्स लगा दें। जैसे मान लो मैंने किसी को 100 का दिया और वापस 50-50 के दो ले लिए, तो 100 और 2 नोट 50-50 के मतलब तो एक ही है, वैल्यू तो एक ही है, दोनों की वैल्यू तो दोनों की एक ही है ना। बस क्या कर दिया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस फोर्स को भी क्या कर देंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड, एक कर देंगे वर्टिकल और एक कर देंगे हॉरिजॉन्टल। कंपोनेंट हमेशा ही दो लिए जाते हैं, एक लिया जाता है हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट देंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कंपोनेंट देते क्यों हैं, आगे भी यूज है इसका, लॉ ऑफ मोशन में यूज है इसका। कंपोनेंट के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, आगे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये तो मस्ट है, कंपोनेंट तो लेना ही आना चाहिए और यूज भी चलेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तो लेने ही आने चाहिए, आगे यूज भी चलेगा। पूरी फिजिक्स में फ्रीक्वेंट यूज चलता है यार वेक्टर कंपोनेंट लेने का तो। ठीक है, कंपोनेंट कैसे लेते हैं, अब देखो यहाँ पे ये मान लो 30 डिग्री, एंगल क्या मान लिया 30 डिग्री, ये इतना गिवन होएगा, एक वेक्टर दे देगा और एंगल दे देगा, कंपोनेंट बताने हैं। तो जो ये इससे कनेक्टेड होता है, जो ये इससे कनेक्टेड है, हॉरिजॉन्टल से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 40 cos थीटा। क्या होगा ये 40 cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। सोल्व कर लो इसे, 40 इंटू cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, इसे सोल्व करेंगे आ जाएगा 20√3। तो इधर कंपोनेंट कितना आ गया 20√3। ऊपर क्या लेंगे, ऊपर कैसे लेते हैं, सेम 40, बस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। 40 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, 20। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आ गया 20√3, वर्टिकल वाला आ गया 20। तो इस तरीके से कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, एक आधे और कंपोनेंट लेते हैं, इतना हो गया डन। ये एक बार इसका आंसर क्या होगा, ये देखो ये इधर है कितना है 20√3, ऊपर कितना है 20, तो ये हो जाएगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे इधर है माइनस, ये क्या होती है +x, ये क्या होती है +y, इधर तो रहने दो, बस ये देख लो एक बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20√3i कैप, ऊपर है प्लस में है +20 j कैप, ये आ जाएगा आंसर। हमेशा ही पहले लिखते हैं वो i कैप ही वेक्टर लिखते हैं। i कैप पहले लिख दिया, j कैप बाद में। ऊपर की तरफ है तो अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस ऐसा नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे सीधा j कैप, 20√3i कैप प्लस 20 j कैप। ठीक है, आगे करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर दे दिया 100, ठीक है, थीटा दे दिया 45 डिग्री। कंपोनेंट लेने हैं, कंपोनेंट कैसे लेते हैं, एक जाता है वर्टिकल में और एक क्या जाता है हॉरिजॉन्टल में। अब देखो ये इससे कनेक्टेड है ना, इससे कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 cos 45, और एक हॉरिजॉन्टल में लेना है, एक लेते हैं वर्टिकल में और एक क्या लेते हैं हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा 100 sin 45, यही आएगा। वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, sin 45 कितनी होती है 1/√2, 100 इंटू 1/√2। इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 50√2। ठीक है, ये कंपोनेंट कितना आ गया 50√2। ठीक है, इधर वाला सोल्व करो,
ये भी कितना आएगा 50√2। इधर वाला भी क्या आ गया 50√2। कंपोनेंट लेने के बाद इससे चाहे हटा दो, इसका कोई रोल नहीं होता। कंपोनेंट ले लिए ना, सारा कुछ हटा दो। चाहे कंपोनेंट ले लिए, दो कंपोनेंट ले लिए हमने, एक ले लिया वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में। अब लिखेंगे कैसे इसको? ये देखो इधर है ना, तो ये आएगा -50√2 आई कैप प्लस, ये ऊपर में है, ऊपर है तो ये प्लस में आएगा। कितना आएगा 50√2 जे कैप। ये आंसर आ गया। ठीक है, डन। आगे करें? ठीक है, आगे करते हैं। और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये दे दिया 30 डिग्री, ये 40। दो कंपोनेंट देने हैं, एक क्या आएगा हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, जिससे कनेक्टेड होता है। वहाँ पर क्या लिखते हैं? पहले ये वेक्टर 40 cos थीटा कितना है 30 डिग्री, जिससे कनेक्टेड नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखते हैं? वेक्टर फिर साइन थीटा। ठीक है, सोल्व करते हैं इनको। ये कितना आएगा 20, ये कितना आ गया 20। ये वाला क्या आएगा? ये आएगा 20√3। वैसे सोल्व करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, 40 × √3/2 20√3। ठीक है, इधर क्या आ गया 20√3, नीचे 20। अब इसे लिखेंगे कैसे? देखो, कंपोनेंट लेने के बाद इसका कोई रोल नहीं होता, इसे हटा दिया करो, कोई रोल नहीं होता इसका। दो कंपोनेंट ले तो लिए, है ना। अब इसे लिखेंगे कैसे? पहले क्या लिखते हैं हमेशा ही? आई कैप पॉजिटिव, तो एक आ जाएगा 20√3 आई कैप माइनस, क्यों? क्योंकि ये नीचे है, ऊपर होता तो प्लस में आता, नीचे है तो नेगेटिव में आएगा। तो ये 20 जे कैप। ठीक है, डन। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। देखो, साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नहीं पता होगी तो कंपोनेंट कैसे लोगे? कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो कंपोनेंट नहीं ले पाओगे। तो ये तो याद ही करनी पड़ेगी। साइन 30 कितना होता है? कॉस 30 cos 45, 6 ही तो है ना, कर लोगे। ठीक है, करें। और क्वेश्चन करते हैं, चलो। इस बार ऐसे है, ठीक है, इधर है, ये कितना है 45 डिग्री, वेक्टर दे दिया 90। ठीक है, जिससे ये कनेक्टेड होता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं? cos थीटा, वेक्टर cos थीटा, वेक्टर कितना है 90, cos थीटा मतलब cos 45। ये क्या हो जाएगा 90 साइन थीटा, यही होएगा। सोल्व करते हैं। 90 × cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2। इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 45√2। तो नीचे कंपोनेंट क्या आ गया? नीचे कंपोनेंट क्या आ गया 45√2। ठीक है, ऊपर भी सेम ही आएगा 45√2। ये बारी बारी ऐसे सोल्व करके नहीं देखने हैं, बारी बारी ऐसे सोल्व करके देखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होएगा। ये मन में करने आने चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऐसे सोल्व करके देख रहे हैं, लेकिन फिर सीधा ही मन में करोगे तो बढ़िया है। देखो, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है कि कंपोनेंट बताओ, क्वेश्चन भी यूज़ होता है। अगर कंपोनेंट लेने नहीं आएंगे तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट तो मस्ट है यार। दो कंपोनेंट ले लिए, अब लिखते हैं
वेक्टर लिखते हैं। देखो कंपोनेंट लेने के बाद ये रफ कर दिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। अब लिखेंगे कैसे इसे, पहले क्या लिखते हैं आई कैप, हमेशा क्या लिखते हैं पहले आई कैप, इधर है तो ये -45√2 आई कैप माइनस, क्योंकि ये नीचे है 45√2 जे कैप। दिस इज द आंसर। आगे आंसर ये -y होता है। इसे हम जब हमने ये किया था कि बॉल अगर नीचे की तरफ जा रही है तो वो हम क्या लिखेंगे, जो उसकी वेलोसिटी है अलोंग -y एक्सिस, ऐसा लिख रहे थे, लेकिन अलोंग -y एक्सिस का हम क्या लिखते हैं अब -j कैप। नीचे जा रही है तो -j कैप, ऊपर जा रही है अगर +y है तो +j कैप, इधर जा रही है तो +i कैप और इधर जा रही है तो -i कैप। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएंगे। और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है इतना? ठीक है, लास्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कर दो लास्ट में। ये 60 है, यहाँ पे 45 है, दो कंपोनेंट ले इसके। ठीक है, एक ऊपर की तरफ कितना आएगा 60 cos 45, 60 cos 45, इधर कितना आएगा 60 sin 45। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 30√2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 30√2 ही बनेगा। सॉल्व करके देख लेना चाहिए कितना बनेगा, 30√2 ही बनेगा। राइट है, लिखते हैं हम, पहले आई कैप लिखते हैं, ये इधर है तो -i कैप आएगा, तो ये -30√2 आई कैप, ये ऊपर है तो यह आ जाएगा +30√2 जे कैप। दिस इज द आंसर। ठीक है, कंपोनेंट लेना आ गया, ले लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली बहुत, ले लोगे ना। ठीक है, अब आगे थोड़ा स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट लेने तो आएंगे। अब ये देखते हैं, ये सारे हमने कर लिए। वेक्टर ये बता दिया, पॉजिटिव z एक्सिस y एक्सिस को क्या लिख सकते हैं, j कैप, नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं -j कैप, इसको i कैप और इसको -i कैप, ये मैंने बता दिया। ये सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब ये समझो ये क्या है, इसमें क्या होता है कि मान लो अगर दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे मान लो दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, एक है 2 और एक क्या है 3, तो ये इनका रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट वो कितना आ जाएगा 5। रिजल्टेंट कितना आएगा 5। अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे मान लो 2 इधर है और 3 इधर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा 1, फिर वो माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर अपोजिट में है तो माइनस, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो ये बता रखा है, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन देयर मैग्नीट्यूड ऑलवेज एडेड टू गेट रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है और एक ही डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा ही क्या होता है, ऐड होता है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। क्लियर है? टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड टू गेट रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा ही क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, जिससे हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। ठीक है, जैसे देखो ये है, पहले तो इसे भूल जाओ एक बार, ये नहीं है ऐसा मान लो। ठीक है, ये 60 यहाँ पे है, इसे हटा दो। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे है। ठीक है, एक बार इसे रहने दो, इसके कंपोनेंट लो 20, इधर कितना आएगा 10√3, ऊपर कितना आएगा 10। अब इसके ले लिए, अब इसके ले लो, इधर कितना आएगा 10√3,
इधर क्या बनेगा 20 साइन 60, इधर क्या बनेगा देख ही लो यार, मैं बता देता हूँ। इधर बनेगा 60, 20 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये क्या आ जाएगा 10√3। ऐसा ही सेम इधर आया है, ये भी 20 ये भी 60 है, ऐसे ही सेम इधर आया है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 20 cos थीटा, थीटा कितना है 60, तो ये क्या इतना होता है 1/2 होता है ना, तो ये आ जाएगा 10। इसका 10 आ गया इसी में, और इसका भी 10 आ गया। अब ये देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएंगे कैंसिल। अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएंगे ऐड, क्या हो जाएंगे ऐड, तो रिजल्टेंट क्या आ गया 20। ऐड हो गए ना, ये ऐड हो गए सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर दिया, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए ये कैंसिल हो गए। ठीक है, जब भी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो कैंसिल होंगे, जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे तो उन्हें हम क्या कर देंगे ऐड। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम, देखो इस पे, देखो क्वेश्चन दे रखा है। एक बात ये भी, अगर कोई वेक्टर एक्सिस के अलोंग है, अगर कोई भी वेक्टर एक्सिस के अलोंग है तो उसके कंपोनेंट नहीं लेते हैं। अगर कोई भी वेक्टर मान लो कोई भी वेक्टर एक्सिस के अलोंग है, जैसे मान लो यहाँ पे 20 दे दिया, ये वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट हम कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, कंपोनेंट किसके लेते हैं, जो एक्सिस के अलोंग नहीं होता, जो एक्सिस के ही अलोंग होता है उसके कंपोनेंट कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जिस कंपोनेंट हम नहीं लेते, किसके नहीं लेते, जो क्या हो एक्सिस के अलोंग हो। राइट, ये करते हैं पहले इसका कंपोनेंट लेते हैं। देखो ये इससे कनेक्टेड है, इधर क्या आएगा, इधर 40 cos 60 क्या आएगा, इधर 40 cos 60, ये कितना बन जाएगा 20, ये कितना आ गया यहाँ पे 20 आ गया 20। देखो ये चीज़ें ना वो करती है, अब जिसके कंपोनेंट ले लो ना उसे हटा दो, जिसके कंपोनेंट ले लो, इसके कंपोनेंट ले लिया हमने, इसे हटा दो। ऊपर वाला तो लिया नहीं, कोई बात नहीं, ले लेंगे। ऊपर क्या था, ऊपर इतना आएगा 20√3। ठीक है, आ गया। इसके ले लिए दोनों, हॉरिजॉन्टल भी ले लिया और वर्टिकल भी ले लिया। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो इसके भी दो आएंगे, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में। इधर कितना आएगा 40 cos 60, सेम ही आएगा, ये इससे कनेक्टेड है तो इधर भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, आ गया 20। एक क्या आएगा नीचे की तरफ, एक क्या आएगा नीचे की तरफ, ये कितना आएगा, ये आएगा 20√3। इतना हो गया, इसके कंपोनेंट ले लिए, इसे हटा देते हैं, इसे हटा दो। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे इसलिए हटा रहे हैं, एक बार समझाने के लिए। ठीक है, बड़ा ठीक है। अब देखो, अब इसके कंपोनेंट लेते हैं। इधर देखो ये 40 क्या कर रहा है, 40 क्या है एक्सिस के अलोंग है तो इसके कंपोनेंट तो लेंगे नहीं, इस 60 के लेते हैं। इधर क्या आएगा, इधर ये इससे कनेक्टेड है तो क्या आ जाएगा 60 cos 30 क्या आएगा 60 cos 30। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √3/2, तो ये कितना आ जाएगा 30√3। ये मैंने एक सोल्व करके दिखा दिया, वैसे ये मन में सोल्व करने चाहिए। ठीक है, ये क्या आएगा 30√3 आ गया। एक क्या आ गया वर्टिकल, एक कंपोनेंट क्या लेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में लिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 30। हो गया, सबके कंपोनेंट ले लिए, देख लो सबके कंपोनेंट ले लिए ना। अब इसे हटा दो, इसका काम ही हो गया तो इसे हटा दो।
बाकी सब कुछ हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब देखो, कैंसिल करना है और ऐड करना है। ये टोटल कितना हो जाएगा 40, इस 40 से ये 40 कैंसिल, ठीक है। इस 20√3 से ये वाला 20√3 कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इससे इस 40 से ये 40 कैंसिल, 20√3 से 20√3 कैंसिल। आंसर लिख दो। अब पहले क्या लिखते हैं, हमेशा आई कैप लिखते हैं, ये इधर है तो ये क्या जाएगा माइनस आई कैप, √3 आई कैप, ये भी माइनस में, तो ये कितना आएगा 30 जे कैप, ठीक है। आंसर आ गया। जिसके कंपोनेंट लो ना उसे हटा दिया करो, कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आगे और क्वेश्चन करते हैं इसके, इतना समझ आ गया, ठीक है, आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, y एक्सिस दे दी ऐसे, x एक्सिस दे दी ऐसे, जो कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग है उसके कंपोनेंट नहीं लेते, जो वेक्टर एक्सिस के अलोंग है उसके कंपोनेंट नहीं लेते, ठीक है। तो पहले लेते हैं इसके 20√3 के कंपोनेंट लेते हैं। एक आएगा इधर, ठीक है, एक आएगा इधर, इधर कितना आएगा, इधर आएगा ये ले लेते हैं यार, 20√3 इंटू में cos 30 करेंगे, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना आएगा 30, ये आ गया यहाँ पे 30 आ गया। इधर कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 10√3। इसके कंपोनेंट ले लिए, इसके कंपोनेंट क्या कर लिए, ले लिए, इसे रफ कर दो, इसे हटा दो, इसके कंपोनेंट ले लिए तो इसे हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ले लिए, अब लेते हैं इस 40 के कंपोनेंट ले। एक तो इधर ही आएगा और एक क्या आएगा इधर, दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर और एक क्या आएगा इधर। इधर जो आएगा, इधर जो बनेगा ये बनेगा 20√3। देखो कैसे बनेगा, ये इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पे करेंगे 40 cos 30, 40 इंटू √3/2, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20√3 आ गया। ये आ गया 20√3, ऊपर आ जाएगा 20, जब 40 sin 30 करेंगे तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा 20 आ गया। इसके कंपोनेंट हो गए 10 के तो लेने नहीं है, क्यों? क्योंकि क्या ये एक्सिस के अलोंग है, तो 10 के तो नहीं लेंगे। अब जिसके कंपोनेंट ले लिए उसे हटा देते हैं एक बार। ये तो ऐसे सोल्व करके दिखाया था, ये मन में कर लेना, इसे हटा देते हैं, 40 के लिए थे ना, हटा दिया, ठीक है। अब कैंसिल ही करना है, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करना है, जो कैंसिल हो रहा है उसे क्या करेंगे कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया 30, ये भी कितना है 30, 30 से 30 कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे कितना बन जाएगा 30√3 और ये भी कितना है 30√3, 30√3 से 30√3 कैंसिल, आंसर इज 0। देखो सब कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन में, कोई सेम डायरेक्शन में है ही नहीं, तो ऐड तो होगा ही नहीं और कुछ बच भी नहीं रहा कैंसिल करने के बाद। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 0। आंसर क्या है इसका 0, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू दिस देन वी गेट 0 रिजल्टेंट। मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम क्या ऐड करें कि रिजल्टेंट 0 हो जाए, जो आंसर आएगा उसमें हम क्या ऐड करें कि रिजल्टेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो पहले वेक्टर लेते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट लेते हैं, सॉरी। इसका एक इधर आएगा और एक क्या आएगा ऊपर, इसे सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा 30√3। जब 60 cos 30 करोगे तो आंसर क्या आएगा 30√3। जब 60 sin 30 करोगे तो आंसर क्या आएगा 30, ठीक है। इसका कंपोनेंट इधर सेम ही आएगा, ये इधर क्या आएगा 60√3 इंटू 1/2, ये सेम ही आ जाएगा 30√3।
3, ये इधर क्या आ जाएगा 30√3। क्लियर है। नीचे क्या करना है हमें 60√3 इंटू √3/2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 90, नीचे आ जाएगा 90। इससे ये कैंसिल, 30√3 से 30√3 कैंसिल, ये कितना बन जाएगा 20 और 30 50, 90 से ये कैंसिल कर दो तो ओवरऑल कितना आ जाएगा -40 ये आ गया। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि आंसर में क्या ऐड करें कि रिजल्टेंट 0 है। आंसर में ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्टेंट क्या है 0, तो ये ऐड कर दो 40 ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा 0, प्लस माइनस माइनस 0 ही आएगा। तो ऐड क्या करना पड़ा 40 ऐड क्या किया हमने 40 तो वैसे तो आंसर इसका क्या है 40 है, इसका आंसर था -40 लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा था कि इस आंसर में ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्टेंट क्या हो 0। जब ये हम ऐड करेंगे तभी रिजल्टेंट 0 आएगा, क्योंकि ये क्या है प्लस का और ये क्या था माइनस का। इसमें 40 ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0, रिजल्टेंट 0 आ गया। क्या ऐड करने पर आया 40 ठीक है। क्लियर आ गया सब कुछ, मतलब जितना करवाया उतना आ गया। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, पहले इसके कंपोनेंट, इधर क्या आएगा 60 cos 60 इंटू 1/2 30, इधर क्या आएगा 30। ठीक है, ऊपर कितना आएगा 30√3, इसके लेंगे तो नीचे क्या आएगा 30√3 और इधर कितना आएगा 30। ठीक है, इस 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया फाइनली 0। आंसर क्या है 0। वेक्टर लेके किया। एक फॉर्मूला और बताता हूँ मैं यहाँ से, आपको सुनना। ये आंसर क्या आया था 0। अब सुनो, देखो ये इतना क्या होता है पूरा 90 होता है, ये 30 आ गया तो ये कितना बचा 60, ये इतना क्या है 60, ये कितना होता है पूरा 90, 60 आ गया तो ये कितना बचा 30, और ये कितना होता है 90, और ये भी कितना होता है 90। ऐसा होता है, ऐसे बना लो एक बार। ये कितना आ जाएगा 60 + 60 कितना आ जाएगा 120 आ गया। 30 + 90 ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 120। डन है। 90 + 30 ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 120। एंगल क्या है सेम है, और ये भी क्या है मैग्नीट्यूड भी क्या है सबका सेम 60 एंड 60। तो इसका रिजल्टेंट जो आंसर आता है वो क्या आता है 0 ही आता है। एंगल सेम हो और मैग्नीट्यूड भी क्या हो सेम हो तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है हमेशा ही। वेक्टर निकाले तो भी 0 आया, ऐसे भी 0 ही आता है। ये देख लेना, देखो आगे है ये, इसके बारे में ये रहा। इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम is also same and they are coplanar then their resultant will be equal to 0। मतलब मैग्नीट्यूड मान लो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है और यहाँ पे भी क्या है 60। मैग्नीट्यूड सबका सेम हो, एंगल सेम हो, उनके बीच का एंगल भी क्या हो सेम हो, और वो क्या हो कोप्लेनर हो, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हो। कोप्लेनर क्या होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कोप्लेनर हो, एंगल सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है 0। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी ऐसा दिखा कि एंगल भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है और कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये तीनों जो वेक्टर है ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, एक प्लेन में लाई करना मतलब ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ऐसे है, मतलब एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, अलग अलग प्लेन में नहीं है, मतलब कोई ऐसे बाहर नहीं है या फिर कोई ऐसे नहीं है, सारे ऐसे ही हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसका मतलब क्या ये सारे
एक ही प्लेन में है, ठीक है। इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज आल्सो सेम एंड दे आर कोप्लेनर देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। डन, ठीक है।